दोस्तों आज पेश है देवपुत्र। एक और चित्र है दोस्तों। पारसमणि में आपने पढ़ा, नहीं पढ़ी हो तो एक दो कॉमिक्स आगे डाल रखी है। जब मोहिनी का अत्याचार बढ़ गया तो प्रधानमंत्री और सेनापति मिलकर सभी वफादार एवं ईमानदार दरबारी एवं मंत्रियों विचार विमर्श करने लगे कि एक गुप्त स्थान पर एकत्रित किया। आप लोग जानते हैं कि आप लोग को कहाँ यहाँ किस लिए बुलाया गया है। आजकल हमारे महाराज जिस स्थिति में है, देश को जो हालत है वह आप लोगों से छिपी नहीं है। अतः आप से सलाह मशवरा करने कोई ऐसी स्थिति निकालते देश के महाराज दोनों, जिससे देश और महाराज को दोनों को बचाया जा सके। मंत्री महामंत्री ने बैठ बैठ जाने के बाद सब काफी देर तक आपस में विचार विमर्श करते रहे। अतः अंत में निश्चित किया कि महाराज के सिंहासन को कुछ समय के लिए नगर सिंहराज को कुछ समय के लिए नगर से बाहर ले जा जाए और किसी तरह मद्रास से उसका ध्यान बट कर उन्हें देश के हालात से अवगत करा दे, सही मार्ग पर लाया जाए। तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा महाराज को मेरे साथ शिकार पर चलने के लिए राजी करने के लिए। अगले दिन सुबह महाराज की जय हो। ओ प्रधानमंत्री, आप आइए आइए। आपको इतने सुबह सुबह देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है मंत्री जी। खैर, कहिए कैसे आना हुआ। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम लेकर हाजिर हुआ हूँ महाराज। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी, हमें किसी राजकीय कार्यक्रम में दिलचस्पी नहीं रही। दिलचस्पी रह गई है तो सिर्फ सुरा में। मैं सुरा और नृत्यक और शिकार का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ महाराज। महल में मदिरा करते करते आप ऊब गए होंगे। क्यों न जंगल में स्थित शिकारगाह में चलकर इन तीनों के साथ जिंदगी का आनंद ले। वह कार्यक्रम तो आपने बहुत अच्छा लेकर आए हैं महामंत्री जी। कुछ समय से मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन क्या रानी साहिबा बाहर जाने की इजाजत देगी। रानी रानी जी को मनाने का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस आप हाँ कह दीजिए तो ठीक है। आप सिर्फ शिकार गाह के लिए कूच करने का सारा प्रबंध कीजिए। मैं राजमहल से दूर जाने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। यहाँ रहते रहते मेरा दम घुटने लगा है। मैं अभी सारा प्रबंध किए देता हूँ महाराज। और महाराज से विदा लेकर महामंत्री रानी मोहिनी के पास और उनसे महाराज को शिकार गाह जाने की इजाज़त मांगी। मोहिनी तो चाहती थी कि महाराज कुछ समय के लिए नगर से दूर चले जाएं, ताकि प्रजा से उन्हें खुलकर जुल्म सितम विद्रोह विद्रोह पर उतर चुकी है, उन्हें उनके गुहार करके महल तक न पहुंच जाएं। अतः इसलिए मन में प्रशंसा को छिपाती हुई गंभीर स्वर में बोली, मेरा मन तो महाराज से दूर करने को नहीं चाहता, लेकिन आप कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस आप उनका हर प्रकार से ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार की कोई कष्ट न होने पाए। जब वो चाहें वहाँ रहें। आप महाराज की जरा भी चिंता न कीजिए रानी जी, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। फिर महामंत्री से रानी विदा लेकर सफर की तैयारी करने लगे। अगले दिन नाश्ता आदि करने पर पश्चात महामंत्री कुछ वफादार अधिकारी के साथ महाराज को सिंहराज को जंगल के लिए और कूच कर गए। दोपहर होते होते जंगल में स्थित शिकारगाह में बने आराम गृह में जा पहुंचे और नौकर चाकर पहले ही उनके स्वागत के लिए तैयार थे। महाराज हमेशा जय जयकार कर रहे, महाराज अमर रहे। सेवक, तुम घोड़ों को बांध कर चारा डाल दो, जो आज्ञा दो। आइए महाराज भीतर से चलिए। आराम गृह में महामंत्री ने सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा था। लीजिए महाराज, इस इस जाम को कंठ से नीचे उतारिए, अपनी थकान दूर हो जाएगी। वाह, बहुत खूब। हम जी इसी की खातिरदारी से प्रसन्न हुए। और मदरा काफी देर तक चलता रहा। उसके बाद महामंत्री ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट शाकाहारी और मांसाहारी भोजन परोसे। वाह वाह, इतना अच्छा भोजन। महाराज, ये जब आप यहाँ रहेंगे तो आपका एक एक स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करा कर खिलाए जाएंगे। किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। रात के समय महाराज के लिए नाच गाने की विशेष आयोजन था।
महाराज को पता भी नहीं चला कि कब दिन बीता और कब रात गुजर गई। महाराज प्रसन्न थे। कई दिन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जल्दी ही आराम ग्रह में रहते रहते महाराज का दिल उग गया। महाराज, महामंत्री जी, आज हम शिकार खेलना चाहते हैं। इन बंद कमरों में रहते हमारा दम घुटने लगा है। यह कौन सा मुश्किल काम है महाराज, आप तैयार होइए, तब तक मैं शिकार पर जाने की तैयारी करता हूँ। और उस रोज महाराज ने शिकार भी करने लगे। ईश्वर का शुक्र है, महाराज का विचारधारा धीरे धीरे परिवर्तन हो रही है। अब शायद कुछ दिन वह दिन भी आ जाए जब प्रजा के हित की बात उनसे कह सकूं। कुछ ही सब कुछ ही सप्ताह में महाराज मन शराब और रंगरलियों से पूरी तरह शिकार की ओर आकर्षित हो गया। महामंत्री जी, इस हिरण को रसोई के पास पहुंचा दे, आज हम इसी का भोजन करेंगे। बहुत अच्छा महाराज। एक दिन मौका देखकर महामंत्री ने अन्य अधिकारी जब अपने मतलब की बात छेड़ी। महाराज, यदि आप बुरा ना माने तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। आज हम बहुत खुश हैं। जो कहना चाहते हो निसंकोच होकर कहो। तब महामंत्री ने रानी मोहिनी के जुल्मों और राज्य में स्थित सभी कुछ कह सुनाया और अंत में बोला, महाराज, राज्य की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। प्रजा के दिल में रानी के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है, और सिर्फ ही आपके देश की बागडोर अपने हाथ में न ली तो प्रजा दुखों से निवारण न हो तो वह दिन दूर नहीं जब केवल प्रजा आपको गद्दी से उतार फेंकेगी, बल्कि समूचा देश तबाही और बर्बादी की गर्द में समा जाएगा। बस बस, आगे एक शब्द भी न कहिए। हमारा दिल, दिमाग, कान एक एक शब्द और बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। महाराज, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कृपा आप लोग जाइए। जैसी आपकी इच्छा महाराज। हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। आप हमारी बात पर जरूर गौर कीजिएगा। अगले दिन महाराज फिर अन्य अधिकारी के साथ शिकार पर निकले, लेकिन संयोग से दोपहर तक कोई शिकार न मिला। सुनिए महामंत्री जी, आज सब से पूर्व की ओर जाकर शिकार की खोज कीजिए। मैं उत्तर दिशा की ओर शिकार ढूंढता हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज, आप अकेले शिकार पर जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, क्या अर्ज है? क्या तुम्हें हमारे अच्छे शिकारी होने पर विश्वास नहीं? ऐसी कोई बात नहीं महाराज, विश्वास तो है, लेकिन कुछ नहीं। जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। ठीक है महाराज, जैसा आप उचित समझे। आप संघर्ष ही सावधान और आप सतर्क रहिएगा। उत्तर की ओर जंगल काफी घना है और भयानक है, जानवर का वास करते हैं। आप हमारी जरा भी चिंता न करें मंत्री जी। बस अपनी रक्षा करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वैसे भी हम अपने प्राणों से कोई मोह नहीं रहा। कहने के साथ ही महाराज अपने घोड़े को एड़ लगाई और महामंत्री आदि को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। काफी देर तक शिकार की तलाश करने के पश्चात महाराज अंत में एक हिरण दिखा। खाली हाथ लौटने से हिरण ही अच्छा है। लेकिन महाराज जैसे ही उस हिरण पर निशाना साधा, हिरण खतरे को भाप कर कुचाले भरता हुआ एक तरफ दौड़ा। ओह, भाग गया, लेकिन इसे अपने हाथों से निकलने नहीं दूंगा। और महाराज ने उसका पीछा करने लगे। वे काफी दूर तक हिरण का पीछा करते रहे, किंतु असफलता ही हाथ लगी। हिरण चकमा देकर भाग गया। कम वक्त, आखिर मेरे हाथ से बच निकला। उफ, बहुत जोरों से प्यास लगी है, लेकिन जंगल में पानी कहाँ मिलेगा। महाराज पानी की तलाश में एक तरफ बढ़ने लगे। हिरण के चक्कर में मैं दिशा ही भूल गया। नहीं, किस दिशा में बढ़ गया। यह मार्ग मुझे जंगल में और भीतर ले जाएगा या बाहर? काफी देर तक घोड़ा दौड़ाने के पश्चात, अरे, मैं तो जंगल से बाहर निकल आया। चलो, यह भी अच्छा हुआ, कम से कम जंगल में भटकने से तो बच गया। कुछ आगे बढ़ने पर, वाह, वह रही एक झोपड़ी। मुझे पानी और खाने को कुछ मिल जाएगा। झोपड़ी के निकट पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। खटखट, कौन है? मैं अभी आई। उस रूपश्री ने दरवाजा खोला। महाराज ने सुंदर रूप रंग को देखकर मंत्रमुग्ध हो बैठे। वाह, हे ईश्वर, तेरी बनाई इस जीवित मूर्ति का जवाब नहीं, बिल्कुल यम देवलोक की कोई अप्सरा मालूम पड़ती है। आप कौन हैं और इस तरह मुझे क्यों निहार रहे हैं? मैं ब्रह्मद्वीप का राजा सिंहराज हूँ।
सुंदरी, शिकार खेलते खेलते जंगल में भटक गया था, संयोग से यहाँ आ निकला। क्या मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी और खाने को भोजन मिलेगा? ओ अवश्य, भीतर आइए। धन्यवाद सुंदरी। तरुणी ने महाराज को भीतर ले जाकर हाथ मुंह धुलाए और आदरपूर्वक बिठाया और कुछ खाने के पीने को दिया। तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया। तुम्हारी सुंदरी, क्या नाम है तुम्हारा और यहाँ के लिए रहती हो? मेरा नाम तरुलता है और मैं यहाँ अपने पिताजी के साथ रहती हूँ। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। क्या काम करते हैं तुम्हारे पिताजी इस समय? कहाँ हैं? वे एक मामूली लकड़हारे हैं और इस समय जंगले में लकड़ी काटने गए हैं, जहाँ से आप आ रहे हैं। वो लगता है विचित्र संयोग है। अनायास ही सुंदरी से मुलाकात हो गई। काश मोहिनी के स्थान पर यह मेरे जीवन जीवन पत्नी बनकर आई होती। आप क्या सोचने लगे राजन? खाइए न। किसी और वस्तु की इच्छा हो तो निसंकोच कहिए। नहीं नहीं, मुझे और किसी चीज की इच्छा नहीं है, बहुत खा लिया। कुछ देर बाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरी, मुझे तुमसे प्रेम से भोजन कराया। मैं चलता हूँ, प्रभु ने चाहा तो सिर दीपुन भेंट होगी। इसमें धन्यवाद कैसा राजन, यह तो मेरा कर्तव्य था। बापू का कहना है घर आए मेहमान का आदर सत्कार करना बड़ा पुण्य है। चारुलता की मधुर वाणी और निर्मलता को देखकर राजकुमार का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसका दिल दिल तो कहीं कह रहा था कि, लेकिन फिर भी उसके मन को वश करने के लिए विदा ली और लौट पड़ा। आह, कितनी सुंदर और मधुर गुणवती तरुण है तरुणलता। अपनी पत्नी बनाकर ही रहूंगा, चाहे इसके पाने के लिए मुझे राजपाट और मोहिनी को त्यागना पड़े। कभी सोचा न था एक दिन कोई राजा हमारे घर में अतिथि बनकर आएगा, लेकिन उन्होंने यह क्यों कहा, सिर दीपुन भेंट होगी, फिर हमारे घर आएंगे। जब महाराज शिकारगाह में शाही विश्राम गृह में पहुंचे तो महामंत्री आदि उनके लौटने से व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज, आप कहाँ चले गए थे? आपकी तलाश में हमने सारा जंगल छान मारा। ईश्वर जो कुछ करता है भले के लिए करता है। आज उन्होंने हमारे लिए भी कुछ भला ही किया। आप भीतर आइए, सब कुछ बताता हूँ, लेकिन आप हमारे साथ आइए। बहुत जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। विश्राम गृह के भीतर महाराज ने महामंत्री को सारा किस्सा कह सुनाया। हम तरु से विवाह करना चाहते हैं महामंत्री, वह भी जल्द से जल्द। आप तरु के पिता से मिलिए, सारी बात तय कीजिए। और हाँ माँ, इस मामले में हम किसी किस्म का बहाना इनकार नहीं सुनना पसंद करेंगे। जी महाराज। फिर महाराज विदा लेकर महामंत्री अपने कमरे में लौट आए। हे ईश्वर, अब तुम कौन सा खेल दिखाने जा रहे हो? प्रजा और महाराज पहले ही दुखी हैं। तिल तिल एक लकड़हारे की बेटी रानी बनकर महल में आएगी और प्रजा व महाराज का क्या असर होगा? अपने कमरे में पहुंचकर महामंत्री बेचैनी से चहलकदमी करने लगे। उप समझ में नहीं आता इस संबंध से क्या करना चाहिए क्या नहीं। तभी तब महामंत्री के दिमाग में आया, क्यों न इस संबंध में मैं अन्य मंत्री और अधिकारी से परामर्श लूं। हो सकता है वह मुझे कोई सही उचित मार्ग सुझा दे, लेकिन यही ठीक रहेगा। और उसने उसी वक्त अपने साथ आए मंत्री और उच्च अधिकारी को चुपचाप बुलाया और सभी को उसने सारी बात बता दी। अंत में बोला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अतः साथियों कोई सलाह दो। महाराज के साथ उस युक्ति का विवाह होना चाहिए या नहीं? सब ने आपस में विचार विमर्श करने के पश्चात एक ही निष्कर्ष निकला, महामंत्री जी, हम सब की राय तो यही है कि विवाह होने दिया जाए। हो सकता है बड़ी और छोटी रानी में आपस में झगड़े का कोई राह निकल आए, जिससे प्रजा और महाराज दोनों को खुशियां लौट आए। क्योंकि यह तो बिल्कुल तय है कि बड़ी रानी मोहिनी सोत को हरगिज सहन नहीं कर पाएगी और उनमें आपसी कलह बहुत जोरों से होगी। हाँ महामंत्री जी, यह विवाह होने दे। वैसे आपको कहे अनुसार महाराज उस लड़की पर बुरी तरह मुग्ध हो चुके हैं, अतः वे अब किसी कीमत पर वह विवाह किए बगैर मानने वाले नहीं, अतः उन्हें समझाना बेकार है। हाँ महामंत्री जी, हम सब लोग यही चाहते हैं। तो ठीक है, मैं कल सुबह जाकर लड़की के पिता लकड़हारे से बात करता हूँ।
और अगले दिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर महामंत्री महाराज के बताए ठिकाने पर पहुंचा। झोपड़ी तो यही है, शायद यही लकड़हारा रामदास है। सुनो भाई रामदास, लकड़हारे से मिलना है, क्या तुम ही हो? हाँ हजूर, मुझे ही गरीब को रामदास कहते हैं, कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सुनो, मैं ब्रह्मदीप के महामंत्री चतुरसेन हूँ और महाराज सिंहराज ने तुम्हारे पास एक विशेष काम से भेजा है। क्या महाराज सिंहराज ने आपको मेरे पास भेजा है? अरे हजूर, खड़े क्यों हो, भीतर पधारिए। धन्य भाग मेरे, आपके पाँव की धूल गरीब के घर पर पड़ी। आइए आइए, भीतर पधारिए। आइए हजूर, यहाँ बैठिए। ठीक है ठीक है। तभी तरु कहाँ है बेटी, देख कौन आया है। अभी आई बापू। क्या बात है बापू, आपने मुझे क्यों बुलाया? देख बेटी, हमारे घर कौन आया है। हमारे ये ब्रह्मदेव की ब्रहादीप के प्रधानमंत्री चतुर्सेन है। जल्दी इनके लिए कुछ खाने पीने के लिए ला। ओह, अभी लाई बापू। अरे भाई रामदास, मेरे लिए तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं खा पीऊंगा। तुम बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ऐसा कैसे हो सकता है हजूर, घर आए मेहमान को बिना कुछ खिलाए पिलाए कैसे जाने दें। जा बेटी, जल्दी जलपान ले आ। निस्संदेह ही महाराज की पसंद की दाग देनी पड़ेगी, अद्वितीय सुंदरी है वह लड़की। क्या सोचने सोचने लगी हजूर? आह, कुछ नहीं, तुम मेरे पास बैठो। जी हजूर। हाँ हजूर, कहिए मेरे लिए क्या हुक्म है। मैं तुम्हारी बेटी के लिए महाराज सिंहराज का रिश्ता लेकर आया हूँ। कहो, तुम्हें महाराज को अपनी बेटी से विवाह स्वीकार है क्या? आप क्या कह रहे हैं महामंत्री जी, मुझ गरीब बेटी का विवाह महाराज के भला कैसे हो सकता है? कहाँ महाराज सिंहराज, कहाँ मैं, कहाँ तरु मुझ गरीब लकड़हारे की बेटी। मैं जो कह रहा हूँ वह ठीक कह रहा हूँ रामदास। मैं महाराज से स्वयं स्वयं इच्छा से कल तुम्हारी बेटी को देख कर गए हैं और उन्हीं के आदेश पर तुम्हें इस रिश्ते की बात करने आया हूँ। अब बोलो, क्या यह रिश्ता स्वीकार है? हजूर, यदि महाराज को मेरी बेटी पसंद है, वे उनसे विवाह करना चाहते हैं, तो मुझे क्या इतराज हो सकता है? यह तो मेरी बेटी के लिए बड़े बहुत सौभाग्य की बात है। तरुलता ने जलपान लेकर आ रही थी, उसके कानों में महामंत्री और पिता की बात चली तो वह कदम थे जहाँ के तहाँ रुक गए। हे ईश्वर, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, मेरे कान मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। रामदीप के राजा मुझसे विवाह करना चाहते हैं। मुझे यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर है महामंत्री जी, लेकिन लेकिन क्या रामदास, तुम्हारे कुछ कहना है? निसंकोच कहो। बात यह है हजूर, वास्तव में तारुलता मेरी सगी बेटी नहीं है, मैंने उसे सगी बेटी से बढ़कर लाड प्यार से पाला है। क्या मतलब तुम्हारी बेटी नहीं है? फिर किसकी बेटी है तरु? मुझे एक तरबूज से मिली थी, इसलिए मैंने उसका नाम तरुलता रखा। सुनिए, आपको पूरी बात बताता हूँ। एक दिन जब मैं जंगल में लकड़ियाँ काट कर लौट रहा था तो मार्ग में एक बेल में मुझे बहुत सुंदर तरबूज दिखाई दिया। वाह, कितना बड़ा तरबूज है। आज रात मुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से पेट भर जाएगा। और मैं तरबूज लेकर घर आया। काफी बड़ा है, शायद ये आधे से ही मेरा पेट भर जाए, अतः दो हिस्से काट कर रख लेना चाहिए, आधा सुबह खा लूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने तरबूज के टुकड़े करने चाहा, आह बापू, जरा सावधानी से काटना वरना तरबूज के साथ साथ मेरे भी दो टुकड़े हो जाएंगे। ओह तरबूज, यह कैसी आवाज है? कौन हो सकता है इसके भीतर? तुम्हें मेरी आवाज सुनकर आश्चर्य हो रहा है बापू, लेकिन तुम चिंतित मत हो। मैं तरबूज को सावधानी से काटो, इस तरबूज में तुम्हारी बेटी का जन्म लेने जा रही हूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन मैंने सावधानी से तरबूज काटा। आह, कितना सुंदर कन्या है। सचमुच ईश्वर ने इसे मेरी बेटी के रूप में भेजा है। ही। देख क्या रहे हो बापू, क्या अपनी बेटी को गोद में नहीं उठाकर प्यार करोगे? मैंने उसे गोद में उठाकर प्यार किया। हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। तूने मुझे औलाद नहीं थी, मेरी पत्नी भी बरसों पहले मुझसे छीन ली, लेकिन आज इस कन्या को तुमने मेरी झोली में डालकर संसार की मेरे जीवन में सुखी मेरे जीवन सुख मेरे जीवन में भर दिया। हजूर, इस तरह तरु मुझे बेटी के रूप में प्राप्त हुई। सब सच मानिए, मैंने उसे गैर नहीं समझा, अपनी सगी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। इस वास्तविकता से तरु भी परिचित नहीं है और न ही
कभी उसे बताने की कोशिश की? यह तो तुमने वास्तव में अनोखी बात बताई रामदास। यदि यह बात कोई और कहता तो कदापि विश्वास न करता। ओह, यह क्या मेरे जन्म का रहस्य आश्चर्य है, ऐसी अनहोनी कैसे हो गई? तो अब बताइए, क्या महाराज ऐसी अवस्था अवस्था में मेरी बेटी से ब्याह करना पसंद करेंगे? हाँ, शायद हाँ, लेकिन एक बार मैं महाराज से इस बात अवश्य पूछना चाहता हूँ। अच्छा रामदास, मैं चलता हूँ, कल महाराज से बात करके फिर आऊँगा। जैसी आपकी इच्छा, वैसे आपकी राह देखूंगा। तभी तारुलता झट से जलपान लेकर वहां आ गई। बापू, जलपान? ओ, मैं भूल ही गया था। अरे बेटी, इतनी देर कैसे लगा दी जलपान लाने में? लगता है तुम्हारा दिमाग आजकल कहीं खोया रहता है। क्षमा करना हजूर, बातें बातों में आपका आदर सत्कार नहीं कर सका। कृपा जलपान करके जाइए, वरना मुझे बात हमेशा कचोटती रहेगी। अरे, इन बेकार की बातों को छोड़ो रामदास, जलपान फिर कभी कर लूंगा, हो सकता है कल ही। महामंत्री के टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन रामदास ने बार बार आग्रह करने पर उसे जलपान करके ही पुनः लौटना पड़ा। जलपान से निवृत्त होकर प्रधानमंत्री घोड़े पर सवार होकर शिकारगार की ओर चल पड़े। ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली बेटा, मुझे विश्वास है तुम्हारा ब्याह जल्द ही महाराज से हो जाएगा। शिकारगाह में स्थित विश्राम गृह में पहुंचकर महामंत्री ने जब सारी बात महाराज को बताई तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो, मैं किसी की बेटी को क्यों न हो महामंत्री, उसी से ब्याह करूंगा। आप तुरंत रामदास से मिलकर ब्याह की तिथि पक्की कीजिए। जल्दबाजी में फैसला करना उचित नहीं होगा महाराज, एक बार सोच लीजिए। मैंने अच्छी तरह सोच लिया प्रधानमंत्री, जैसा आपसे कहा जा रहा है वैसा ही कीजिए। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। मैं कल ही रामदास से मिलकर विवाह की तिथि पक्की करता हूँ। लेकिन महाराज, क्या आप इस विवाह को किसी को भी नहीं बुलाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं, और न ही इस विवाह को किसी की भनक पड़नी चाहिए। रानी मोहनी को नहीं। हम चाहते हैं विवाह होने के बाद इस बात को किसी को पता चले। ऐसा ही होगा महाराज। अगले दिन महामंत्री रामदास की मिला और पंडित से परामर्श करके विवाह की तिथि पक्की कर ली। मैं तो चाहता हूँ रामदास भाई, आज से ठीक 7वें दिन बारात तुम्हारे घर पर पहुंचेगी। विवाह का सारा खर्चा भी हम तुम्हें कल भिजवा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हजूर, मैं तो कृतज्ञ हो गया, मेरे सिर से एक बड़ा बोझ उतर गया। महाराज, अपने पति के रूप में पाकर मैं धन्य हो जाऊंगी। शायद महाराज के लिए इस धरती पर जन्म लिया था। ठीक 7वें दिन महाराज का विवाह तरुलता के सामान्य ढंग से संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ साथ केवल वहाँ के मंत्री उच्चाधिकारी सम्मिलित थे। महाराज के साथ शिकार पर आए थे। विवाह से अगले दिन महाराज अपनी तरुलता महामंत्री और अन्य के साथ महल की ओर प्रस्थान किया। जाओ बेटी, अब अच्छे स्वभाव और कर्म से हमेशा राजकुल की गरिमा बनाए रखना। ध्यान रखना कि तुम्हें जाने अनजाने कोई ऐसा काम न हो जिससे राजकुल की आन बान पर धक्का लगे, मुझे जीवन भर नीचा देखना पड़े। मैं हमेशा यह बात ध्यान रखूंगी। ए ईश्वर, मेरी बेटी को खुश रखना। इधर जब मोहनी और डायन मायावनी एक दासी द्वारा महाराज को दूसरा विवाह किए जाने की खबर मिली तो उसे पैरों तले से धरती निकल गई। यह क्या बकवास कर रही है चुड़ैल? मैं ठीक कह रही हूँ महारानी, महाराज दूसरा विवाह करके आ रहे हैं। सुना है उनकी दूसरी पत्नी किसी लकड़हारे की बेटी है और अब डोली महल के भीतर प्रविष्ट हो चुकी है। खामोश, बदतमीज, तड़ाक, और अनजाने में कोई गलती हुई हो मुझे क्षमा कर दीजिए। अपनी बकवास बंद कर चुड़ैल, दूर हो जा मेरी नज़रों से। उफ, यह कैसा अनर्थ हो गया। महाराज पर नजर रखना बिल्कुल ही भूल गई। माँ चंडालनी ने कहा था कि नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं पहले ही मौत की बाहें मेरी और बड़े, मैं नई दुल्हन को मौत के घाट उतार दूंगी। लेकिन यह सब हुआ कैसे? महाराज ने दूसरा विवाह अक्षमात कर लिया। कहीं शिकार खेलने के पीछे उनकी दूसरा विवाह करने की कोई चाल तो नहीं थी? फिर महामंत्री व अन्य
अधिकारियों की चाल, ऐसा ही जरूर कोई बात होगी। राजमहल को महल महाराज को महल से दूर दूर ले जाने के लिए पाजियों ने ऐसी चाल चली होगी ताकि मैं उसके काम में दखल न दे पाऊँ। अतः मैं कैसी मूर्ख हूँ जो इतनी भी चाल न समझ सकी। खैर, निपटूंगी। सबसे पहले महाराज को उसकी पत्नी को समझ लूँ। मोहनी उसी समय क्रोध में पैर पटकती हुई बाहर चल पड़ी, लेकिन तभी उसका मस्तिष्क ने एक चेतावनी दी। खबरदार मोहनी, गुस्से में कुछ कदम न उठाना, वरना वक्त से पहले ही मौत के घाट उतार दी जाएगी। फिलहाल उचित यही है, वह तू ठंडे दिमाग से काम ले, खुले दिल से उसका स्वागत करे, ताकि महाराज उसकी दूसरी पत्नी तेरे व्यवहार से प्रसन्न हो जाए। मौका देखकर अपनी सोच को रास्ते से हटाने की कोशिश करना। और उसकी चेतावनी मिलते ही मायावनी मोहनी का चेहरा प्रशंसा से खिल गया। यह ठीक रहेगा, फिलहाल अपने क्रोध को प्रकट न करके ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। मौका देखकर अपनी चुड़ैल सोच को रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगी। और अपने को संतुष्ट कर वह पुनः बाहर की ओर चल पड़ी। जब वह भारतवासियों के साथ महल के द्वार पर पहुंची तो महाराज और उसकी पत्नी तारुलता व महामंत्री आदि वहां पहुंच चुके थे। मोहनी ने उनका खूब आदर स्वागत किया। नई महारानी जिंदाबाद, महाराज की जय हो, महाराज अमर रहे। महाराज और तारू बहन दीर्घायु के लिए ईश्वर स्वस्थ एवं प्रशंसा रखे। प्रिय तरु, ये बड़ी रानी मोहनी, आज से इन्हें अपनी बहन की तरह आदर और मान देना। अवश्य स्वामी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मुझे आपके साथ साथ इनकी सेवा करने में कभी भूल नहीं होगी। स्वामी, इस दासी से ऐसी क्या भूल हो गई थी? आपने विवाह पर बुलाया तो दूर, खबर तक न करना उचित न समझा। सच मानिए, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी सेवा में जरूर कोई त्रुटि रह गई, जिसके कारण आपने दिल में यह जगह ना बना पाई। एक पत्नी अपने पति के दिल में होनी चाहिए। ऐसा न कहो प्रिय, जो कुछ हुआ अचानक हुआ, इस कारण तुम्हें क्या किसी को भी खबर न कर सका। निस्संदेह इस मामले में हमसे गुनाहगार हूँ, मुझे क्षमा चाहते हैं। क्षमा मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए स्वामी। आइए भीतर पधारिए। आओ बहन, तुम भी आओ। तुम्हारे शुभ कदमों पड़ने से महल में और रौनक आ जाएगी। मौनी बड़े आदर और प्यार के साथ उन्हें महल के भीतर ले गई, अपने व्यवहार कुशलता का परिचय दिया। महाराज के साथ साथ तरु का भी मन उससे प्रशंसा कर उठा। इस तरह चालाक मोहनी और मायाविनी उनके दिल में किसी बुरे विचार को उनमें प्रकट नहीं होने दिया और प्रशंसा के साथ रहने लगी। वह महाराज को बहुत ख्याल रखती थी, यहाँ तक कि वह तरु को महाराज की सेवा करने का कोई मौका नहीं दिया करती थी। एक एक करके दिन बीते। तरु के साथ महाराज के मन में रानी की हीन भावना जाती रही। वह फिर से राजकाज और प्रजा के दुख दर्द में दिलचस्पी लेने लगा, जिससे मोहनी का अत्याचार कुछ बंद हो गए। प्रजा में खोई खुशी धीरे धीरे वापस लौटने लगी। यह देखकर मंत्री मंडल और दरबारी प्रसन्न थे। लेकिन मोहनी तारुलता को समाप्त करने के लिए मौके की तलाश में थी। एक दिन, प्रिय, आज रात हम तुम्हारे साथ न रहकर रहेंगे, क्योंकि हमें विशेष कार्य से मान नगर जाना है और वापसी कल दोपहर तक होगी। आप राज कार्य से जा रहे हैं, इसलिए आपको कदापि नहीं रोकूंगी स्वामी, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए। हूँ तो महाराज आज महल में नहीं रहेंगे। खुश खुश हो जा मायाविनी, आज मौका तेरे हाथ लग गया। तरु अपने मार्ग से हटाने का इससे बढ़िया मौका तुझे दूसरा नहीं मिलेगा। अच्छा फिर ये अब चलते हैं, तुम ध्यान रखना। ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, आप मेरी जरा भी चिंता न कीजिएगा। लेकिन इससे पहले महाराज कमरे से बाहर निकलते मोहनी लंबे लंबे डंक भरती हुई दूर होती चली गई। जल्दी ही मैं अपने कमरे में पहुंचूं, महाराज मुझसे मिलने आते ही होंगे। मोहनी अपना विचार ठीक निकला। कुछ ही क्षणों बाद महाराज उसके
मिलने पहुंचे। स्वामी, आप, मुझे जल्दी है प्रिय, मैं एक आवश्यक काम से दूसरे नगर जाना पड़ रहा है, कल दोपहर तक लौटूंगा। तुम अपना और तरु का ध्यान रखना, बस तुमसे यही कहने आया हूँ। आप मेरी और तरु बहन की जरा भी चिंता न कीजिए स्वामी, बस अपना ख्याल रखिएगा। आपके पीछे राजकार में कोई रुकावट नहीं आएगी, मैं संभाल लूंगी। मुझे तुमसे यही आशा थी। अच्छा, मैं चलता हूँ, नीचे सैनिक मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मौनी से विदा लेकर महाराज महल से बाहर निकले और रथ पर सवार होकर सैनिकों के साथ अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। मेरी प्यारी बहन तरु, अब तेरा वक्त आ गया है। आज रात दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगी। हाँ हाँ, सब स्वयं ईश्वर, तेरा ईश्वर भी नहीं। और रात के जब पहरेदार अलावा महल के समस्त कर्मचारी अन्य तारुलता गहरी नींद में डूबी थी, उसी तरह चुपचाप जादुई छड़ी के साथ कमरे से बाहर निकली। तरु के कमरे में पहुंचने का मार्ग पहरेदार को निपटाना पड़ेगा। खैर, इस बात कोई बात नहीं, जादुई छड़ी के रहते मुझे वहां तक पहुंचने में कोई परेशानी न होगी। और मार्ग में जो भी पहरेदार दिखाई दिया वह जादुई से बेहोश करती चली गई। आह, मेरा सिर अचानक चकराने लगा। आह, अचानक मुझे नींद आने लगी। कुछ देर बाद चुड़ैल मेरी नींद उड़ाकर खुद बड़े आराम से सो रही है। चल, अब जिंदगी भर ऐसे ही सोती रहना, कोई नहीं जान पाएगा तेरी मौत अचानक कैसे हो गई। महाराज नेत्रु की मौत का दुख का आश्चर्य बहुत होगा, लेकिन वह सपने में भी नहीं सोच पाएगा तरु की मौत के पीछे मेरा हाथ है। कुछ दिन तरु की मौत का गम मनाने के पश्चात महाराज पहले जैसे सामान्य हो जाएंगे और मेरी मृत्यु यहाँ से कोसों दूर चली जाएगी। इसके ब्रहदीप को पुनः मेरा राज होगा। मैं ऐसा चाहूँ मैं जैसा चाहूंगी महाराज को अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। फिर मुझे इस दुनिया में मारने वाला कोई नहीं रह जाएगा और एक दिन अपनी शक्ति के बल पर मैं विश्व सम्राज्ञी बन जाऊंगी। उसके बाद निश्चित होकर गहरी नींद सो गई। परंतु अगले दिन वह सोकर उठी। जलपान हाजिर है महारानी, हाथ मुंह धो दिए। ठीक है, हमेशा नाश्ता उस टेबल पर रख दो। तभी मोहिनी ने रात के कार्य का ध्यान आया। अरे सुन मंथरा। जी महारानी जी। छोटी रानी जी क्या कर रही है? पूजा पाठ आदि से निवृत्त होकर जलपान कर रही है। क्या कहा? जलपान कर रही है? जी हाँ रानी जी, मैंने अभी नाश्ता देकर आई हूँ। यदि आपको उनके को काम है तो उन्हें सूचना दूं। जैसी आपकी आज्ञा। उनसे नहीं, मुझे मुझे कोई काम नहीं है, तू जा। वह चुड़ैल मरी क्यों नहीं? कारण क्या हो सकता है? कहीं किसी मायावी शक्ति की स्वामी तो नहीं? जरूर ऐसी ही कोई बात होगी, वरना मेरी शक्ति का वार कभी खाली नहीं जाता। खैर, मैं उसकी असलियत मालूम हो जाएगी। दासी को कमरे से बाहर जाने के बाद उसने बंद साकल चढ़ा दी और तत्पश्चात गुप्त स्थान पर अपनी जादुई छड़ी निकाली। ए मृत्युदूत, तुम्हारी स्वामिनी तुझे बुला रही है, तुम तुरंत प्रकट हो। तुरंत ही कमरे में धुआं का बाउंडर छा गया और उसके भयानक अजीब किस्म का अजीब प्रकट हुआ। मृत्युदूत हाजिर है स्वामी, नहीं आज्ञा, मुझे क्या करना है? फिलहाल मैंने तुम्हें किसी काम के लिए नहीं बुलाया, एक प्रश्न का जवाब देने के लिए बुलाया है मृत्युदूत। तब प्रश्न करो मेरी मालकिन। मैं अपनी शोध तरुलता के बारे में जानना चाहती हूँ। मुझे बताओ वह कौन है, उसकी असलियत क्या है, वह मेरी जादुई शक्ति से क्यों नहीं मरी और कैसे जिंदा बच गई? तरुलता, ओह उछन गहरी स्वामी ने, अभी असलियत मालूम करके तुम्हें बताता हूँ, कहकर मृत्युदूत अपनी भयानक आंखें बंद कर ली और कुछ सोच में डूब गया। और कुछ क्षणों उपरांत, उप मैं सोच भी नहीं सकता वह इतनी असाधारण तेजस्वी स्त्री होगी। यह तुम क्या बुदबुदा रहे हो मृत्युदूत? मुझे बताओ, तुमने उसके बारे में क्या पता लगाया? स्वामी, तारुलता कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि देवपुत्री है। राजकुमार
सिंह सिंह राज को पिछले जन्म में मेरी पत्नी थी, लेकिन लक्ष्मी ने आप के कारण दोनों को पृथ्वी में जन्म लेना पड़ा। यह तुम क्या बक रही हो मृत्युदूत? तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई? मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अच्छा होगा कि आप उनके चक्कर में न पड़कर यहाँ से दूर भाग जाए, वरना हो सकता है मृत्युदेव तुम्हारा ही गला दबोच बैठे। तुम्हारी इतनी अपनी बकवास बंद करो। माँ चंडालनी की शक्ति मेरे साथ है, मुझे दुनिया में कोई शक्ति नहीं मार सकती। तारुलता के कारण मेरी मौत बाद में होगी, पहले मैं ही समाप्त कर दूंगी। तुम मुझे तारुलता के बारे में विस्तार से बताओ। ठीक है तो सुनो। फिर मृत्युदूत ने सारी विस्तार से तारुलता के पिछले वर्तमान जीवन के बारे में बताने लगा। सब कुछ बताने के पश्चात वह खामोश हुआ। ओह, तो क्या तारुलता 100 साल पहले किसी प्रकार नहीं मारा जा सकता? सिर्फ एक ही तरीके से वक्त से पहले मर सकती है स्वामिनी। वह कैसे? मुझे जल्दी उसकी मृत्यु का राज बताओ। उसकी मृत्यु एक पारसमणि हार में छिपी है। यदि कोई उस हार को गले में पहन कर तारुलता को मर जाएगी, गले में पहन ले तो तारुलता मर जाएगी। ओह, वह पारस मणिहार कहाँ है? वह उत्तर के 3 जंगल पार 2 पहाड़ों, जिसमें एक काला और एक दूसरा लाल है, उन दोनों के मध्य में एक तालाब है जिसमें पीले रंग का हंस हर समय तैरता रहता है। वह उसके पेट में पारस मणिहार है। लेकिन ध्यान रहे, वह हार किसी भी हालत में टूटना नहीं चाहिए, वरना जिसके पास वह उस समय मृत्यु उसी की मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु दूत दोस्तों, अगला भाग।